जाएंगे, आप ब्लंडर पर ब्लंडर ही करते जाएंगे। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है देवेंद्र पारासर, इंडिया टीवी। हमारा तो भारत के लोकतंत्र में, लोकतंत्र प्रणाली में, भारत के मतदाताओं में और भारत के इलेक्शन कमीशन में हमारा विश्वास है। हम मोदी जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के कामकाज पर चुनकर आए हैं। जनता ने देश की सेवा करने का मौका दिया है और पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश 10वें नंबर से दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, गरीबों का उत्थान हुआ, भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चुनकर उभर कर आए। ये सब हमने किया है। और रिफॉर्म्स जब जब हम लाए, चाहे जीएसटी हो, वन नेशन वन टैक्स हो या अन्य रिफॉर्म्स हो, हमने रिफॉर्म्स में विश्वास किया है। देश के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए जो भी रिफॉर्म्स लानी होगी हम उसके साथ खड़े हैं। और इलेक्शन कमीशन भी अगर फर्जी वोट को खत्म करने के लिए, सफाई करने के लिए एसआईआर प्रणाली को लाया है। 2003 में, 2002 में भी अगर आखिरी बार ये हुआ तो आज क्यों इस पर प्रॉब्लम खड़ी होती है? क्योंकि घुसपैठिए वोट बैंक पर जब प्रहार हो रहा है, बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी को अपनी हार दिखती है, तो आज छटपटाकर प्रोपेगेंडा किंग एक नया भ्रम और भय जनता में फैलाने का काम कर रहे हैं। आसिफ एएनआई। सर, राहुल गांधी चुनाव आयोग का सवाल उठा कर रहे हैं। आप भी जो डाटा दिखा रहे थे इलेक्शन कमीशन का डाटा था, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? क्या चुनाव आयोग पर ही प्रश्न खड़े नहीं होते? मैं आपसे एक सीधा, जब आपने अपना वोट बनाया तो किसने बनाया? देश में अपना वोट, जब मैं 18 साल का बना तो मेरी जिम्मेदारी में अपना वोट बनाऊं, पर मुझे ये कहीं पे अधिकार नहीं कि मैं 3-3 वोट बनाऊं। अलग अलग पोलिंग बूथ पर, एक ही पोलिंग बूथ पर 3 वोट बनाऊं, यह अधिकार नहीं है कहीं पे। और बीएलए हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमीशन उनको सूची देती है, फाइनल तो बाद में देती, पहले भी देती है। तो क्या कांग्रेस ने कभी ऑब्जेक्शन किया? अरे जिस पार्टी ने 60 साल राज किया हो, एक बार नहीं 60 साल राज किया। मेरा सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस से यही है कि आपने देश में 60 साल राज किया, आज आप उस पर सवाल खड़ा करते हो। और मेरा कांग्रेस से सवाल एक और है, आप कर्नाटक में 26 साल सरकार में रहे, आप महाराष्ट्र में 35 साल सरकार में रहे, कांग्रेस आंध्र प्रदेश में 27 साल सरकार में रही। ममता बनर्जी जी लगातार सरकार में हैं। कम्युनिस्ट पार्टी इतने लंबे समय तक सरकार में बंगाल में रही, तो क्या आप क्या कहना चाहते हो? क्या आपने तब वोट चोरी किया था? क्यों? कांग्रेस का इतिहास तो मैंने 1952 से बता दिया। कांग्रेस का इतिहास मैंने 1952 से बताया कि अंबेडकर जी को हराने का कांग्रेस ने काम किया था। लेकिन एक इतिहास में आपको और बताना चाहता हूं कि कांग्रेस केवल वोट चोरी नहीं, कांग्रेस सीधे सीधे चुनाव आयोग को भी चोरी करने का काम करती थी। कांग्रेस सीधे सीधे चुनाव आयोग को भी चोरी करने का काम करती थी। 2005 में खबर छपी कि श्री नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया सोनिया गांधी जी ने। अरे भाई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो सोनिया गांधी जी ने अपॉइंट कैसे कर दिया? और आप याद करिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल स्वामी जी ने रिटन कंप्लेंट की थी कि श्री नवीन चावला ने बाहर जाके फोन पे सोनिया गांधी से बात की, बाहर खबर लीक करने का काम किया। कहा था नहीं कहा था? इतना बड़ा आरोप कांग्रेस की सरकार के समय लगा। और यही नहीं, अगर आप देखिए मनमोहन सिंह गिल इलेक्शन कमिश्नर थे, रिटायर हुए,
कांग्रेस के सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बन गए साहब। और उदाहरण दूं, आर.के. त्रिवेदी जी कांग्रेस में शामिल हुए, फिर गुजरात के गवर्नर बन गए, इलेक्शन कमिश्नर थे साहब। और तो और रमा देवी जी मेरे हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रही, ये इलेक्शन कमिश्नर, कांग्रेस में शामिल, फिर गवर्नर बन गए। लिंगदो जी कांग्रेस में शामिल हो गए। और तो और टी.एन. शेषन जी की आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, टी.एन. शेषन जी इलेक्शन कमिश्नर, रिटायर हुए, कांग्रेस में शामिल हुए, चुनाव लड़ा, हार गए। अरे भाई, सोनिया जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी जी तक पुराने इलेक्शन कमिश्नर्स का नाता और नियुक्ति इलेक्शन कमीशन में होना, फिर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना, किसी को केंद्रीय मंत्री बनाना, किसी को कहीं का गवर्नर बनाना, ये कांग्रेस चुनाव आयोग का खेल खेलती थी, चुनाव आयोग को चोरी करने का काम करती थी, घुसपैठियों का वोट बनाने का काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती। हम तो कहते हैं कोई भी रिफॉर्म लाओ, हम रिफॉर्म के लिए हैं, हम स्वच्छता के लिए हैं। नीरज पांडे, जी न्यूज। अनुराग जी, मेरा सवाल है कि एसआईआर का पहला प्रयोग बिहार से हुआ, बिहार में एनडीए की सरकार, तो लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट का सब्जेक्ट होता है। ऐसे में बंगाल, वहां पर ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी कि एसआईआर वहां लागू नहीं होने, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर एसआईआर राष्ट्रपति शासन की निगरानी में होना चाहिए? देखिए, वो इलेक्शन कमीशन को तय करना, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा। आज सवाल यह है कि विपक्ष बवाल या झूठे आरोप क्यों लगा रहा है। बात आ रही है एक रिफॉर्म की, मतदाता सूची में गलत नाम ना आए, भारत के मतदाता जो सही हैं उनको वोट का अधिकार मिले, और सच्चे और पक्के मतदाता के वोट की जो वैल्यू है, कीमत है, उसको कम ना किया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए एक सही वोटर ने वोट किया, उसका तो हक है, लेकिन फर्जी वोट आप जोड़कर, घुसपैठिए का वोट जोड़कर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, तो भारत का रहने वाला अपने देश में अपने वोट की कीमत डूबता हुआ देखकर चुनाव को एक तरह से हाईजैक करना, जो विपक्ष का प्रयास है, उसको रोकने का काम जब इलेक्शन कमीशन करता है कि साफ सुथरा इलेक्शन हो, साफ सुथरी वोटर लिस्ट बने, तो उस पर ममता बनर्जी जी, लालू यादव जी, राहुल गांधी जी को पीड़ा क्यों होती, मेरा सवाल ये है। और लालू जी को तो याद होगा कि उनके ज़माने में तो बैलेट बॉक्स उठा के ले जाते थे, बम फूटते थे, मतपेटियां लूट ली जाती थी। और ये तो कीर्ति आजाद जी खुद कहते हैं कि मेरे पिता के चुनाव के लिए कांग्रेस के नेताओं के लिए मतपेटियां लूटी गई, ये सब किया गया। पवन, टीवी 18, एबीपी। सर, तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया है कि जो मुजफ्फरपुर की जो मेयर है बिहार में, उनकी 2 ईपीआईसी आईडी है, 17 तारीख से वो और राहुल गांधी दोनों यात्रा निकालेंगे, उसके बाद तय करेंगे चुनाव उनको लड़ना है कि नहीं। मेरा बड़ा सीधा सवाल है। 13 दिन से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बिहार में इलेक्शन कमीशन ने दी है, दी कि नहीं दी? सभी राजनीतिक दलों को दी है, उनके नॉमिनीज को दी है। जिसको कोई ऑब्जेक्शन लगता है, ऑब्जेक्शन फाइल करो, वोटर लिस्ट में से उनका नाम कट जाएगा। अगर घुसपैठियों का वोट, फर्जी वोट विपक्ष ने बनवाया, अगर वो कट गया तो सफाई का काम हुआ। अगर इनको लगता है कहीं और भी कोई गलत वोट बना है, आप ऑब्जेक्शन करिए, आपके बीएलए हैं, बीएलओ के पास जाओ, आप अपना सबूत दो, वोट कटवा दो, प्रक्रिया को फॉलो करो। हम तो सफाई अभियान के साथ हैं। हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, मतदाता सूची बिल्कुल साफ सुथरी बने, घुसपैठी वोट बैंक को बिल्कुल ना करने दिया जाए, और अगर उसके लिए कोई कदम उठाए गए तो उसको हम स्वागत करते हैं। अंकित, इसी तरह से जिस तरीके से राहुल गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी तो बाकायदा कह रहे हैं कि हमारे पास में जो है ये दस्तावेज है, और सिर्फ एक ही सीट का नहीं है, बल्कि अब तो वो दावा ये कर रहे हैं कि करीबन जो है 48 से 50 सीटों का डेटा उनके पास मौजूद है, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए, हटाए गए। तो अभी उन्होंने शुरुआत की है, आने वाले दिनों में उनका दावा है बहुत फरमान और है। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण विपक्ष चुनाव हारता है,
और हार के बाद ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है, जनता पर फोड़ते हैं, फर्जी न्यूज़ फैलाते हैं, चुनाव आयोग को कोसते हैं, लेकिन कभी शिकायत दर्ज करवाने नहीं जाते। आपके सवाल का जवाब में यही है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि विपक्ष शिकायत दर्ज करवाने क्यों नहीं जाता? ईवीएम कहते हैक हो जाती, उसका सबूत क्यों नहीं देता? फर्जी वोट है तो उसके ऊपर हल्फनामा क्यों नहीं देता? और आरोप लगाते हैं तो भागने का काम क्यों करते हैं? देखिए, आरोप लगाना फिर भाग जाना, यह विपक्ष और राहुल गांधी जी की आदत बन गई। संजय शर्मा। अनुराग जी, आपने इतनी सारी कमियां खामियां गिनाई हैं, लगभग यही काम विपक्ष भी करते आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, चुनाव आयोग पे ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको लगता है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी सारी खामियां आप भी गिनाते हैं? देखिए, ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वोट आपने अपना बनाया था कि किसी और ने आपका वोट बनाया? हम खुद अपना वोट बनवाते हैं, पर 3 बार तो नहीं बनाते, 5 बार तो नहीं बनाते, पिता का नाम बदल बदल के तो नहीं बनाते। अगर कहीं कोई गलत बनाया किसी ने, एक ही घर पे अगर 80 लोगों के नाम के वोट बन गए, हो सकता है कहीं पे एक घर में इतने लोग रहते भी हों, कोई बड़ी बात नहीं, 30-40 लोग रहते भी बहुत जगह। मैं जब जिस घर में रहा पहले, वहाँ पे हम जॉइंट फैमिली में रहे, बहुत सारे लोग, 35-40 लोग तो हम कम से कम रहते ही थे, जिनका वोट उस समय भी होता होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फिर भी कहीं कोई गलत हुआ है तो उसकी एक प्रक्रिया है ना। प्रक्रिया को अगर सुधारने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो विपक्ष को इस बात की पीड़ा क्यों है? क्या विपक्ष की दुखती रग पे हाथ रख दिया है, उंगली रख दी है? क्या विपक्ष के घुसपैठी वोट बैंक पर इलेक्शन कमीशन ने उंगली रख दी है? क्या ये जो फर्जीवाड़े से वोट बैंक बना, उसका लिस्ट से निकलने पे उनको दर्द होता है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आरोप लगाते हैं कि हम लोग चुनाव उसके कारण जीते, तो मैंने इनके लोकसभा क्षेत्रों में बताया कि जितने डुप्लीकेट, फेक आईडी और फेक वोटर कार्ड और मल्टीपल वोट बने हैं, वो इनकी जीत से ज़्यादा हैं। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव जी या अभिषेक बनर्जी जी से लेकर प्रियंका गांधी जी, स्टैलिन जी, सबको इस्तीफे देने चाहिए? सवाल आज ये खड़ा होता है, अगर कहीं पे इनको त्रुटि लगती है तो उन त्रुटियों में सुधार करने के लिए इलेक्शन कमीशन आगे अगर आता है तो उनका साथ देना चाहिए कि विरोध करना चाहिए? सवाल यहां पे है। हिमांशु। एक मिनट, आपका नाम है श्रीमान, लेकिन अंतिम में आपने नाम लिया था। आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो विपक्ष की पार्टीज है उनको बोला कि कहाँ फर्जी वोट बने हैं, लेकिन बिहार में ही जो डिप्टी सीएम है उनका भी 2 आईडी कार्ड बना हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उन्होंने अपनी बाइट दे दी, जवाब दे दिया उन्होंने। प्रज्ञा। सर, सिर्फ समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने ही लेफ्ट भी अटैक कर रही है बीजेपी पे। इनफैक्ट कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने सुरेश गोविल जी के अगेंस्ट मैनिपुलेशन एंड वोटर लिस्ट का कंप्लेन किया है, जिसपे त्रिशूल पुलिस जो है उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। और दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में मैसिव जो है वोटर हैक हुआ था। दिल्ली किस तरीके से लोगों चीजों को देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि विपक्ष कर क्या रहा है। अब बड़ा ध्यान से देखिए, विपक्ष बार बार एक ही एजेंडे पे चल रहा है, और श्रीमान राहुल गांधी जी तो 90 बार हारने के बाद, 90 बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी। जब पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हुए, तब उन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर, मतदाताओं पर, यहां तक कि वीवीपैट पर, या फिर ईवीएम हैक करने की बात कहती। ये सारी बातें क्या है? बहाना है। ईवीएम पर केवल निशाना लगाना है, जनता पर निशाना लगाना है, लेकिन आत्मनिरीक्षण नहीं करना कि चुनाव क्यों हार रहे हैं। कमलेश जी। भाई, लेफ्ट और कांग्रेस तो 1952 में डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए जो उनके 73,000 से ज्यादा मतों को निरस्त कर दिया था, यह कांग्रेस और लेफ्ट ने किया था। कोई जवाब है कांग्रेस के पास? भारत के लोकतंत्र को लूटने की नींव तो
और एक दलित नेता, संत नेता को हराने का काम तो कांग्रेस ने 1952 में शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी एसआईआर पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर वोटर्स फ्रेंडली है और जो जांच एसआईआर में वो प्रमाणित है, यानी एक तरह से याचिका कर्ता को झटका दिया। मैं धन्यवादी हूं, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसलिए मैंने कहा कि धूल चेहरे पर थी, वो आईना साफ करते रहे। तो राहुल गांधी जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में विश्वास करिए और किसी संवैधानिक संस्था को तो मानिए। केवल पर्ची बन के आती है, आपको पढ़ने की आदत छोड़ देनी चाहिए। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं और बार बार झूठ बोलकर हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टों में राहुल गांधी जी ने माफी मांगी, लेकिन आज भी भय और भ्रम फैलाने का काम करते हैं, आज भी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, तो प्रोपेगेंडा किंग एलओबी, लीडर अपोजिंग भारत एंड लीडर अपोजिंग भारतीय संस्थाएं, श्रीमान राहुल गांधी जी कृपया करके प्रोपेगेंडा बंद करें, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की बात सुने, मतदाता सूची की सफाई अभियान को चलने दें, ईमानदार स्वच्छ जो सूची बनेगी उसके चलते चुनाव हों, निष्पक्ष चुनाव होंगे। आप जमीन पर जाइए, लोगों से मिलिए, देखिए बिहार में कैसे एनडीए की सरकार ने शानदार काम किया है और अगला चुनाव भी बिहार की जनता के आशीर्वाद से एनडीए ही जीतने वाली है। आमोद राय। सर, आप चुनाव रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, एसआईआर को जायज अच्छा रहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस एक अलग राय बताती है। उसका कहना है कि पुरातन पंथ में जाया जाए और बैलेट के जरिए वोट भी डाला जाए, जैसे कल कंस्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में पड़ा वैसे ही वोट डाला। मैं आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। मैं आपको फिर एक बार 1977 में ले जाऊं, 1999 में ले जाऊं और आज 2025 में वापस ले आऊं। 1977 में इंदिरा गांधी जी ने कहा, वोटर्स आर अ बंच ऑफ फूल्स, मतदाता मूर्खों का एक टोला है, ये इंदिरा जी ने कहा। राजीव जी ने कहा, बैलेट पेपर लूटने का काम होता है तो बैलेट पेपर को खत्म करना चाहिए। अब दादी ने कहा था मतदाता खराब है तो क्या मतदाता को हटा दें। पिता ने कहा था बैलेट पेपर खराब है तो बैलेट पेपर हट गया। अब राहुल गांधी जी कहते हैं ईवीएम खराब है तो ईवीएम को भी हटा दें। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन खराब है तो क्या उसको भी हटा दें। वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते तो उसको भी हटा दें। तो रखें किसको देश में? ये पार्टी और परिवार तय करे भी क्या करना है। दादी से लेके पिता पोते तक की मैंने आपको कहानी बता दी, 77 से लेके 2025 तक। कांग्रेस पार्टी तय कर ले कहां पे कौन ठीक था। पीयूष। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष अभी आपने कर्नाटक का जिक्र भी किया था, वहां से आते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी के चंगुल से हटाना है और इसीलिए वोट चोरी के खिलाफ आवाज। भाई मैं बड़ी स्पष्ट बात एक ही शब्द में कह रहा हूं, निष्पक्ष चुनाव हो, मतदाता सूची बिल्कुल ठीक बने, बीएलओ जो है वो अपना काम करते हैं और बीएलए जो हम लोग नियुक्त करते हैं वो हर राजनीतिक दल को उसका अधिकार है। 13 दिन से अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रदेश में दे दी गई है तो बिहार में कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या कर रहा है? मेरी पहली बात यह, आरजेडी का कार्यकर्ता क्या कर रहा है, बीएलए क्या कर रहा है। महाराष्ट्र का इन्होंने आरोप लगाया, महाराष्ट्र में मैंने स्पष्ट कहा 4 विधानसभाओं में, मान लीजिए एक चुनाव में अगर 4 विधानसभाओं में, मैंने आपको उदाहरण देके कहा था 1,90,000 वोट से हम लोग आगे थे। एक ही विधानसभा क्षेत्र जहां पे एक समुदाय बाहुल था वहां 1,95,000 वोट से वो लीड कर गए। तो क्या वहां वोट चोरी किया था इन्होंने जो 5,000 वोट से लोग चुनाव जीत गए? यानी कि 4 विधानसभाएं एक तरफ, एक विधानसभा में आप लोग 1,95,000 की लीड लेके कहते हो, तो क्या वहां का सांसद इस्तीफा देगा?
सवाल ये खड़ा होता है कि आरोप प्रत्यारोप केवल बिहार चुनाव के होने वाली हार को पहले देखकर राहुल गांधी जी आज एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दीपक IANS। सर, मनोज झा ये कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि बांग्लादेश चुनाव आयोग को अपना आदर्श ना माने, यानी कि एक तरीके से धमकी दे रहे हैं चुनाव आयोग को। मैं ममता बनर्जी जी को इतना ही याद करवाना चाहता हूं आपके इसके साथ साथ, क्योंकि आपने कोई बांग्लादेश की बात की, तो ममता जी अगर घुसपैठ आपके राज में, अगर घुसपैठियों को इतनी संरक्षण देते रहोगे और उनके वोटर आईडी कार्ड भी और आधार कार्ड भी आपके राज में बनते रहेंगे, तो वेस्ट बंगाल वेस्ट बांग्लादेश कहीं ना बन जाए। वेस्ट बंगाल वेस्ट बांग्लादेश आपकी सूची के आधार पे, और आप अगर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ को संरक्षण दोगे, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, भारत के मतदाताओं का अपमान करोगे, तो वेस्ट बंगाल को वेस्ट बांग्लादेश बनाने की स्थिति की ओर मत लेकर जाओ। अंतिम सवाल है जी, वही अब माफ कर दीजिए, आपका ले चुके हैं, 1 घंटा हो गया। BLO कहां से होता है? राज्य के ही अधिकारी होते हैं भाई, राज्य के ही अधिकारी होते हैं ना। तो कर्नाटक के कांग्रेस के मंत्री ने यही कहा कि 2024 में जब मतदाता सूची बन रही थी, तो उस मतदाता सूची बनाते समय क्या उस समय की कांग्रेस की सरकार और अधिकारी आंखें मूंद के बैठे थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे? क्या तब आपके होंठ सिल गए थे, मुंह में दही जम गया था? जो आज आवाज उठाते हो, तो उसके बदले कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने क्या किया? कांग्रेस के मंत्री जो दलित समुदाय से आते हैं, इन्होंने उनको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनको सस्पेंड कर दिया, उनकी छुट्टी कर दी। ये कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया साहब। आवाज उठाया तो उसको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया KN राजन्नन ने। और मैं आपको मालेगांव का उदाहरण मैंने पहले भी बताया, मैं एक बार फिर बता दूं, आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, मैंने अभी निकाला भी था, एक बार फिर आपको बताऊं। 4 विधानसभाओं में हम लोग 1,90,000 वोट से आगे थे। एक ही विधानसभा में 1,95,000 वोट कांग्रेस को मिल जाता है। कैसे मिल गया? 1,94,327 वोट, ये देखिए 1,94,327 वोट, और माइनॉरिटी डोमिनेटेड मालेगांव में मिला, यानी कि 94.92% वोट कांग्रेस को मिला। बीजेपी को मात्र 2.21% वोट मिला, 4,542 वोट, और हम लोकसभा हार गए। तो क्या यहां के कांग्रेस के सांसद को इस्तीफा देना पड़ेगा? मुझे लगता है विपक्ष को एक बार फिर सोचना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने जो SIR की मुहिम चलाई उसका साथ दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, विपक्ष भी साथ दें, निष्पक्ष चुनाव हो, अच्छे चुनाव हो। बिहार भाजपा NDA जीतेगी, ये तय है, जनता ने मन बना लिया है। इसलिए कांग्रेस ने भी मन बना लिया है कि पहले से विरोध करना, झूठे आरोप लगाने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रखर वक्ता, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय अनुराग जी से है, आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। नमस्कार साथियों, अगर देश में, मैं तो कहूँगा दुनिया भर में देखोगे, अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है, तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे हैं। और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो EVM पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं।
तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। और यही नहीं, आप अनेकों उदाहरण देखिए। जब कांग्रेस ने कहा ईवीएम इज रिग्ड फॉर बीजेपी, ईवीएम मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। फिर उन्होंने कहा ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे कहा ईवीएम्स को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। फिर कह दिया वीवीपैट 100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है। और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। और एक एक करके इनको बताना जरूरी इसलिए भी है कि 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई। यानी कि कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता, एक संत जैसे नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया। और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर किया। और आप रिकॉर्ड चेक करिए, 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर दिया। और 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पेज की याचिका दायर की। आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया था, ये कांग्रेस और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनावों में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण। आगे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि एक स्लाइड शो करके आपको, अगर इससे प्रेजेंटेशन देके अगर आप अनुमति देंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप पहली स्लाइड पर देखें तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि 1952 में, जो मैंने अंबेडकर जी का उदाहरण दिया, 1957 में बूथ कैप्चरिंग करके कांग्रेस ने काम किया। 1967 में कांग्रेस ने J&K में, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से एक तरह से रिगिंग करके विरोधियों के नॉमिनेशन तक खत्म करवा के ये सब कार्य कर दिए। और सरदार पटेल पे तो आज मैं क्या कहूँ, वो तो कांग्रेस ने अंदर ही अंदर उनके साथ जो किया, नहीं तो सरदार पटेल शायद पहले प्रधानमंत्री होते। तो रिगिंग पार्टी के अंदर भी और देश के चुनाव में भी कांग्रेस की करने की आदत रही है। और जस्टिस सिन्हा ने जो इंदिरा गांधी जी को 2 अकाउंट्स पे गिल्टी किया था, वो आप देखिए इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के लिए किया था। और 1975 में जब ये उन्होंने कहा, तो 1971 के चुनाव में सरकार के सत्ता का दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का, सरकारी कर्मचारियों का कैसे किया जा सकता है, ये कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने करके दिखाया। और चुनाव उनको फिर उसके खिलाफ जजमेंट आई, देश को बाद में आपातकाल झेलना पड़ा। 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लार्ज स्केल रिगिंग कांग्रेस ने की। और राइट साइड पे देखिए, कीर्ति जाट जी ने कहा कि पोलिंग बूथ लूटने का काम उनके और उनके पिताजी के लिए और कांग्रेस के नेताओं के लिए उस समय की कांग्रेस ने किया था। ये एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और इस परिवार और पार्टी का शुरू से शुरुआत ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो,
या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। और इस 77 का चुनाव हारने के बाद कहा। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो, और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी? शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो, और यही आपका तरीका हो गया है। भ्रम फैलाया चुनाव के समय संविधान का लेकर, आज संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। और ये देखिए, शूट एंड स्कूट का इनका पुराना है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को बुलाया, वोटर रोल इशू पे नहीं गए। उनको कहा एविडेंस दे दो, बार बार कहा, नहीं दिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। और यहां तक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपी एक्ट में अगर देखें सेक्शन 80 में, तो नो इलेक्शन कमीशन, नो इलेक्शन पिटिशन फाइल की इनके किसी भी नेता ने, किसी चुनाव लड़ने वाले ने। और अगर आप दाहिनी ओर देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी को, ये पूरा चार्ट देखिए आप ध्यान से। इलेक्शन कमीशन आज 13वां दिन हो गया लगातार बिहार में, वहां तो इनकी कोई इस तरह की बातचीत नहीं है, खुले मन से इलेक्शन कमीशन बात सुन रहा है, बिहार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनके पास बिहार में मुद्दा कोई नहीं बचा, चुनाव में जाने से पहले हार स्वीकार कर ली, तो अब झूठे आरोप लगाते हैं। अब राहुल गांधी जी का झूठ न्यू वोटर एडिशन पर देखिए साफ दिखता है। महाराष्ट्र का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर एडिशन बहुत होगी। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। 2004 में 4.7% वोट की वृद्धि हुई, यूपीए की सरकार थी। 2009 में वृद्धि हुई 4.1% की, फिर यूपीए की सरकार बनी। अब उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी भाई। लेकिन जब 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4%, और 2014 में मात्र 3.4%। ये कम है 2004 और 2009 से। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था? चुनाव आपने वैसे जीता था। आप देश के मतदाता को नीचा दिखाने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अपमान कर रहे हो आप देश के मतदाताओं का। और अगर आपको इस स्लाइड से अगला देखिए, उन्होंने दूसरा आरोप लगाया था कि 5 बजे के बाद कहते बहुत वोट बढ़ गए, जो 5 बजे से पहले कम पड़े थे। यह स्लाइड आपके सामने है। 5 बजे से पहले 58 लाख वोट 1 घंटे में पड़े, प्रति घंटा 58 लाख वोट पड़े, और 5 बजे के बाद 32.5 लाख वोट प्रति घंटा पड़े। तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के आंकड़े भी झूठे हैं और वो भी झूठे हैं। झूठ बोलो और भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, सबूत मत दो, केवल आरोप लगाओ, भ्रम फैलाओ। और कांग्रेस पार्टी ने जो फॉर्म 17C है, उनके सभी एजेंट ने साइन किया, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। अगर उनके पोलिंग एजेंट कोई आरोप नहीं लगाते तो आप क्यों कैसे कह सकते हो? कोई इलेक्शन पिटीशन आज तक फाइल नहीं की कांग्रेस के किसी नेता ने, तो आज इस तरह के झूठे आरोप क्यों लगते हैं? और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। के.एन. राजन्ना ने
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब अपनी पार्टी पर सवाल खड़ा किया कि भाई हमारी सरकार थी 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस की, जब ये वोटर लिस्ट बनी तब आप आंखें मूंद करके बैठे थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, तब क्यों नहीं बोले? तब तो मुंह में दही जम गया था, होंठ सिल गए थे। जब उन्होंने बात कही तो उनको नोटिस नहीं दिया, फिर एक बार दलित नेता के ऊपर गाज गिरी। कांग्रेस ने उनको नोटिस तो छोड़िए, उनको बर्खास्त करने का सीधा आदेश राहुल गांधी जी ने दिया। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और देखिए इसमें भी आंकड़े, आप दाहिनी तरफ देखिए, धुले सीट पे मैं बता रहा हूं आपको स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे माइनॉरिटी डोमिनेटेड मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 वोट जो एक विधानसभा में पड़े उसने एक तरफा कर दिया, जबकि बाकी 4 विधानसभाओं में 1,90,000 की हमारी लीड थी। तो ऐसा तो कई है। और ये सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी जी को और विपक्षी दलों को अपने घुसपैठिए वोट बैंक पर नजर है, उनको बचाना चाहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये बार बार कांग्रेस की और विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति आती है। ये एक वर्ग को देखकर अपना वोट बैंक साधते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक भय भ्रम फैलाने का काम करते हैं, झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं और एक घुसपैठ करने वाले को संरक्षण देने का लगातार काम पीढ़ी दर पीढ़ी और दशक दर दशक ये कांग्रेस ने करने का काम किया है। और जब SIR लाए कि ये जो फर्जी वोट अगर बनते हैं तो उसकी सफाई हो, सच्चे भारतीयों को, पक्के नागरिकों को वोट का अधिकार उनका ना छिने, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो फर्जी वोट बना है, उनके वोट को खत्म किया जाए, तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। आखिरकार हिंदुस्तान के लोगों के वोट को नीचा क्यों दिखाना चाहती है कांग्रेस और विपक्षी दल? ये घुसपैठियों के वोट बैंक पर राजनीति क्यों करना चाहते हैं विपक्षी दल? क्या हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बार बार कांग्रेस को नकारा तो अब केवल अपने घुसपैठिए वोट बैंक तक ही सीमित होना चाहती है कांग्रेस? और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की, इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइंस मैंने आपको दिखाई है। अगर आप अगले में देखेंगे, मैं तो आपको 5 पैटर्न बता रहा हूं कैसे घुसपैठिए वोट बैंक पर जो डुप्लीकेट वोट हैं, फेक एड्रेस हैं, फेक रिलेटिव हैं, मैनिपुलेटेड एज कहें या गलत एज छप गया, और मास वोटर एडिशन जो है, मैं उस पर आपको एक उदाहरण देता हूं। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है, नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। अगला देखिए फेक एड्रेस, 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं जो 47 वोटर आईडी, और डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे बूथ नंबर 103 पे फाल्टा असेंबली में डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहां पे रजिस्टर हुए। और नाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो अगर रायबरेली के पढ़ूं तो मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फकरून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी है, मोहम्मद अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे,
कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए राहुल जी? आप तो कई सालों से वहां पे वोट मांग रहे हो। अगले पे देखिए, फेक रिलेटिव की आप बात करते हैं। खुर्शीद आलम एक ही रहता है लेकिन इनका बाप बार बार बदल जाता है। खुर्शीद आलम वहीं रहते, बाप बदल जाता है भाई वोटर लिस्ट में। अगर आप देखिए कहां पे, डायमंड हार्बर में। अभिषेक जी जाइए, कभी मिलके तो आइए और पता कीजिए क्या खुर्शीद आलम के पिताजी एक ही हैं कि अलग अलग बदल गए हैं और इनका नाम कैसे बार बार बदल गया है। और यही नहीं, जो आप ज्यादा उम्र के वोटर्स की बात करते हैं तो कैसे निलंबर में, वायनाड में, और वायनाड में तो मुझे भाई साहब श्रीमान राहुल गांधी जी 2 बार चुनाव लड़े, श्रीमती प्रियंका गांधी जी 1 बार चुनाव लड़ी। तो दोनों से मैं पूछता हूं, ये जो नए वोटर की एडिशन हुई है 102, 101 साल, 99 साल, ये नए वोटर है, तो आपने तो 3 बार वोट ले लिया भाई। तो क्या आपने अपने बीएलए से, अपने पोलिंग बूथ एजेंट से, या आपने वोट मांगे, आपने कभी नहीं देखा? तो कैसे हुआ ये? और आगे देखिए, मास वोटर एडिशन की बात करूं, 301/1724 में से 301 बूथ में डायमंड हार्बर में 15% वृद्धि हुई है पिछले 4 सालों में, और सारे टीएमसी ने जीते हैं। वे बल्क एडिशन है भाई। फाल्टा में 17, डायमंड हार्बर में 35, बिष्णुपुर में 92, महेशताला में 89, बाजबाज में 32। अभिषेक बनर्जी जी कहां हो आप? देखिए क्या हो रहा डायमंड हार्बर में, चेक करिए। वहां पे सरकार भी आपकी है, बीएलओ भी आपके हैं, बीएलए भी आपके हैं। तो क्या आप चुनाव इसीलिए जीत रहे हो? ये जो फर्जी वोट एडिशन के आपके अनुसार हो रही है। और जब कांग्रेस ऐसे वोट चोरी के झूठे आरोप लगाती है तो इसके पीछे कांग्रेस का गेम प्लान नजर आता है, जो घुसपैठिया वोट बैंक। एकमात्र कांग्रेस का इसके पीछे एजेंडा है, घुसपैठिया वोट बैंक को बचाना कैसे है, एक वर्ग के वोट बैंक के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, और सच्चे पक्के भारतीयों के वोट को नीचा कैसे दिखानी है। राहुल गांधी जी और विपक्ष का आज का एजेंडा है। और मैं आपको आगे ये 6 चेहरे आप देख लीजिए, इनके लोकसभा के नाम देख लीजिए। वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अब इनमें देखिए किया क्या है। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ हैं, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है, और 51,365 वोटर मास एडिशन में हुए। अब आप नाम देखिए साहब, मैमूना नाम है, बूथ नंबर 135 है, और फिर वो 115 पे भी वही है, फिर 152 में भी वही है। विधानसभा 1 है इरानाड, लेकिन पोलिंग बूथ 135, 115, 152 में मैमूना बार बार वोटर बन जाती है, लेकिन राहुल जी प्रियंका जी को पता नहीं चलता क्योंकि उनको चुनाव जिताती हैं। और यही नहीं, 17,450 फेक एड्रेस, इसके उदाहरण आपके सामने। 52 वोटर आईडी एक ही घर पे 52 नंबर पोलिंग बूथ पे वंडूर असेंबली में हुए। राहुल जी आप क्या कर रहे थे, प्रियंका जी आप क्या कर रही थी, आपके बीएलए क्या कर रहे थे? फिर 4,246 वोटर मिक्स हाउस होल्ड के साथ, ये वलिकमुट्टुमल बूथ नंबर 24 में थिरुवंबडी असेंबली में हुए, और ये एक ही हाउस नंबर चंदौरी में पोलिंग बूथ नंबर 41 पे कलपट्टा असेंबली में हुए। मल्टीपल रिलीजन के लोग हैं भाई, कैसे हो गए? फिर लिली कुट्टी, इनका आप देखिए, उम्र है 102, कमलम्मा की उम्र है 101, पारू की उम्र है 101, और ये नए वोटर के रूप में ऐड हो गए। तो राहुल जी प्रियंका जी आप क्या कर रहे थे? 51,365 वोटर मास एडिशन हुई अनम्मा के नाम से 99 साल की उम्र में, थेरेसी अम्मा की 99 ईयर्स की उम्र में, खादीजा की 99 ईयर्स की उम्र में। तो ये कैसे हुआ?
और केरला जहां बार बार आरोप लगता है इस तरह के कारनामों का, तो क्या राहुल जी, अमेठी में हार के बाद वायनाड आप इसीलिए गए थे कि वहां फर्जीवाड़ा आपके लोगों ने आपको चुनाव जिताने के लिए किया था? ये डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कराने का काम क्या आपके लोगों ने किया था? और यूडीएफ एलडीएफ ने जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का काम किया है और जिसको भारतीय जनता पार्टी वहां पे बार बार चुनौती देती है, और आप वहां पे फर्जी वोट क्या बनाने का काम करते हो आप लोग? प्रियंका जी, अब तो आपको गिफ्ट दिए, गिफ्ट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन राहुल जी ने सीट छोड़ी तो आपको चुनाव लड़ने का मौका वहां पे मिला, तो क्या आप वहां से इस्तीफा दोगे? जो कल से विपक्ष कहता है इस्तीफा दो, तो क्या ये इस्तीफा देंगे? क्या राहुल जी इस्तीफा देंगे? रायबरेली में 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे हैं। इसी में मोहम्मद कैफ खान 83 नंबर पोलिंग बूथ पे भी है, 151 पे भी है, 218 पे भी है। और आगे देखिए 71,977 ये फेक एड्रेस हैं। 47 वोटर आईडी एक ही घर हाउस नंबर 189 में 131 नंबर पोलिंग बूथ पे रायबरेली में बने हैं। 31 वोटर आईडी हाउस नंबर 86 पे बने हैं हर चांदपुर में। तो राहुल जी कैसे बन गए, जवाब दीजिए। 15,853 वोट अब ये बने हैं कहां पे? हाउस नंबर 7 में, फिर हाउस नंबर 4 में बने हैं, पोलिंग बूथ नंबर 292 232 में बने हैं। फिर अगला देखिए 92,747 नए वोटर्स की एडिशन हुई, मास एडिशन हुई। आप नाम सुनिए, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है। सैदून, नाम क्या है? सैदून 89 ईयर्स एज, अब्दुल हक 85 साल की उम्र, सद्दाम 91 साल की उम्र। तो सैदून, अब्दुल हक, सद्दाम 99, 85, 91 साल की उम्र में पहली बार के वोटर बताते हैं। मोहम्मद याकूब 92 साल, हसमतून 85 साल, ये नए वोटर आपके बन जाते हैं। अब इस तरह से फेक बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग दिलाते हो, वोटर आप लोग बनवाते हो, फर्जीवाड़ा आप लोग करते हो। और जब इलेक्शन कमीशन इसकी सफाई की बात करता है कि ऐसी इंटेंसिव सफाई चलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अपने घुसपैठी वोट बैंक को, एक स्पेशल वोट बैंक को बचाने के लिए आप रिफॉर्म्स को रोकने का काम करते हो। और ममता बनर्जी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं भाई, आप 2005 में लोकसभा में, मुझे आज भी याद है, स्पीकर की चेयर के पास जाके फेंक दिए थे उन्होंने कागज जोर से, और कहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बन रहा है और ये लिस्ट में उनके नाम है, आप लोग रोकने का काम नहीं करते हैं। तो ममता बनर्जी जी, आज अगर सफाई होने का काम होता है तो फर्जी घुसपैठिए जो वोट बैंक है उसकी सफाई अभियान पे आप रोक क्यों लगवाना चाहते हो? क्या तब आप दिखावा करते थे और आज घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी जी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं? क्या राहुल गांधी जी वोट चोरी के आरोप में अपनी इस्तीफा देंगे? डायमंड हार्बर पे आ जाते हैं साहब, छोटा मोटा वोट नहीं, 2,59,779 वोट, और ये सारे आंकड़े देखिए सामने। अब डुप्लीकेट वोट कौन है? जाकिर हुसैन मोला, साबिद अली मोला, मौला ही मौला है। कोई जाकिर है, कोई साबिद अली है, कोई शबाना खातून है, और शाबिदा खातून तो एक नहीं। अभिषेक जी की कृपा से, अभिषेक जी की कृपा से कहां कहां पहुंच गए सारे। एक सेकंड, ज्यादा आगे चले गए भाई। एक सेकंड, पश्चिम बंगाल की बात आई तो पहुंच गए ठीक जगह। तो वापस आते हैं अभिषेक जी के जगह पे, और
डायमंड हार्बर में देखिए काम कैसे है। जाकिर हुसैन मौला, सुबेद अली मौला, शबाना खातून, 3-3 जगह इनके वोट बन गए साहब। पोलिंग स्टेशन 152, पोलिंग स्टेशन 50, पोलिंग स्टेशन 86 और 28 वोटर आईडी एक ही घर पे हाउस नंबर 1 पे बने 265 नंबर पोलिंग बूथ पे। डायमंड हार्बर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम आपके सामने है, सब पता चल रहा है कौन नाम है, क्या पृष्ठभूमि है। 111 वोट आईडी एक ही घर पे 66 नंबर पोलिंग बूथ पे हाउस नंबर 97 में बने। खुर्शीद आलम, नाम खुर्शीद आलम का वही रहता है, पिता का नाम, बाप का नाम बार बार बदलता है। अब्दुल मजीद, तोजदे लश्कर, ये बार बार देखिए अपना एजेंडा चला के इन्होंने कैसे ये फर्जी वोटवाड़ा किया है, घुसपैठी वोट बैंक। और घुसपैठ कितनी है वोट बैंक की आप देख सकते हैं। हाउस नंबर 11 में कितने वोट बने, हाउस नंबर 26 में कितने बने, ये फाल्टा विधानसभा और बिशनीपुर विधानसभा का आता है। और 225 बूथ पे फिर कितने पोलिंग वोट बने, 43,947 वोट मिक्स हाउस होल्ड में जाके बना दिए। और मास एडिशन जो हुई है, थोक में जो वोट बना है वो 56,564। सरीमन बीबी, हमीदा बीबी, सलेहा मौला, रजमन शेख, अजूफा मौला। अरे भाई, ये सारे लोगों के नाम आपके यहां पर आ गए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या अभिषेक जी ये घुसपैठी वोट बैंक के बारे में जवाब देंगे? क्या वो अपना इस्तीफा देंगे, डायमंड हार्बर से इस्तीफा देंगे? मेरा सवाल केवल उनसे इतना ही है। अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफ़ी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहाँ पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। अब साहब इसमें देखिए बड़ी मजेदार बात है कि अकील का वोट यहां पे नजर आपको आ रहा है, राजू पिता का नाम मुल्ला, उनका वोट नजर आता है। और ये एक नहीं 2-2 जगह नजर आता है। एक जगह अकील पिता का नाम खलील, आयु भी सेम रखते हैं, लेकिन वोट बार बार बनता है, डुप्लीकेट होके बनता है। इसी तरह से फेक एड्रेस के साथ 1,53,919 वोट बनते हैं, जिनमें से एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि 79 वोट एक ही आईडी पे 79 वोटर आईडी बनती है हाउस नंबर 244 पे 185 नंबर पोलिंग बूथ पे कन्नौज में। और कन्नौज आप जानते हैं किसके इलाका है। दूसरा आप देखिए हाउस नंबर 187 में पोलिंग बूथ नंबर 150 पे कितने ही वोट बन गए। और उससे अगले देखिए चबरा में हाउस नंबर 7 में 484 नंबर बूथ पे कितने पोलिंग बूथ बन गए। सब फर्जीवाड़ा ऐसे किया है। फिर मास एडिशन जो हुई उसमें आपको नाम सुन के और एडिशन सुन के अपने आप पता चल जाएगा। रोजी बेगम 120 साल उम्र, मुफीद 107 उम्र, कहाँ पे? रसूलाबाद में, कन्नौज में। अब कल एक टी शर्ट पहन के तो आए थे, क्या इनकी टी शर्ट भी पहन के आएंगे ये लोग? क्या अखिलेश जी भी वोट चोरी के जुर्म में इस्तीफा देंगे? डिंपल जी की भी कहानी इसी तरह की है। 2,55,914 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 2,21,639 वोट से वो जीती है। तो क्या इनको भी इस्तीफा देना है? इनके भी वोटर देखिए मास एडिशन में नाम क्या है? सबरी बेगम, हमदीन बेगम, शाह मोहम्मद, उम्र कितनी है? 78 साल, 81 साल, 81 साल। मोहम्मद शाहबाज
नूर मोहम्मद रहमानी, निसार बानो, 79 साल उम्र, 83 साल उम्र, 84 साल उम्र। अब डिम्पल जी से मेरा सवाल ये है, क्या वो भी इस्तीफा देंगी? और कोलत्तूर में 19,476 डाउटफुल वोटर हैं स्टालिन जी के यहाँ पे, और आप देखिए 9,133 वोटर फेक एड्रेस पे कैसे बने हैं। हाउस नंबर 11 पे 30 वोटर आईडी एक ही घर पे बन गए, 84 नंबर पोलिंग बूथ पे कोलत्तूर असेंबली सेगमेंट में। मोहम्मद अमीन, जफ़र अली, आरिफा, आयशी बीबी, अनवर, रईफुल्ला, रफ़ीउल्ला, ये 3-3 नाम, रफ़ीउल्ला के 3-3 वोटर आईडी बन गए भाई। स्टालिन जी कहाँ हो? मिस्टर स्टालिन, माई क्वेश्चन टू यू इज हाउ रफ़ीउल्ला name appears 3 times on polling booth number 157. Is it a mistake or is it done purposefully? And similarly, such more examples are given here. अब अगर आप ये हेडलाइंस को देखेंगे तो घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए राहुल गांधी जी एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, स्टालिन जी एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अखिलेश जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन आज बड़ा प्रश्न चिन्ह अभिषेक जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, सोनिया जी हों, स्टालिन जी हों, अखिलेश जी हों, इन सब के लोकसभा से विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटों का फर्जीवाड़ा और जो मल्टीपल वोट बनाए हैं, वो अपने आप में दिखता है कि इसके पीछे खेल केवल अपने घुसपैठी वोट बैंक को बचाने के लिए है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, महाराष्ट्र में भी मैं आपको उदाहरण मैंने दिया था। महाराष्ट्र में यूपीए के टाइम पे वोट ज़्यादा ऐड हुआ, हमारे टाइम पे कम हुआ। भांडाफोड़ जब कांग्रेस के अपने ही मंत्री ने किया तो उस दलित नेता को रंजना को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। फेक रिलेटिव्स का खेल अभिषेक जी के लोकसभा क्षेत्र में साफ देखने को मिला। अब तो यही लगता है विपक्ष के इस शोर को देख के कि चोर मचाए शोर। और मैं एक बात जरूर कहूँगा, वायनाड से लेकर रायबरेली से लेकर डायमंड हार्बर हो या अखिलेश जी का लोकसभा क्षेत्र हो, हर जगह ये सवाल खड़ा होता है कि इन्होंने फर्जी वोट क्यों बनने दिए, आखिरकार इन्होंने ये काम क्यों किए, क्या ये वोट की चोरी और घुसपैठियों को जो संरक्षण है इसको देखते हुए अपना इस्तीफा देंगे? तो मेरा उनसे सवाल है, अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये कब इस्तीफा देंगे? और प्रोपेगेंडा किंग तो आपको पता ही है कौन है, जो हर बार भय और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और प्रोपेगेंडा किंग के लिए कोई नई बात नहीं है। चुनाव से पहले वो संविधान के बारे में भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और चुनाव हार जाने के बाद फिर खिसक जाते हैं, विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। और मैं राहुल जी से कहूँगा, प्रोपेगेंडा फैलाने की बजाय अपना एजेंडा बिहार चुनाव के लिए कोई तय करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्मचिंतन करें। और जो देश की जनता ने मोदी जी को बार बार जिताया, भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताया, देश की जनता को गाली देना बंद करें, देश की जनता के वोट का अपमान बंद करें। और ये जो आपका एजेंडा भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का है, भारत की संविधान संस्थाओं को ख़त्म करने का आपकी एक शुरुआत जो आपका एजेंडा चल रहा है, आप इस एजेंडा और प्रोपेगेंडा को ख़त्म कीजिए। आप कोई बवंडर नहीं मचा पाएंगे, आप ब्लंडर पर ब्लंडर ही करते जाएंगे। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है देवेंद्र पारासर, इंडिया टीवी। सर, जैसा कि आपने बताया कि वोटर लिस्ट में बहुत सारी संदिग्ध चीजें हैं, अपोजिशन भी यही बात कहते रहा है। ऐसे में टीएमसी के नेता से ये कहना था कि हम तो इस्तीफा देने को तैयार हैं, क्या बीजेपी भी देंगे और फिर चुनाव कराया जाए? हमारा तो भारत के लोकतंत्र में, लोकतंत्र प्रणाली में
भारत के मतदाताओं में और भारत के इलेक्शन कमीशन में हमारा विश्वास है। हम मोदी जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के कामकाज पर चुनकर आए हैं। जनता ने देश की सेवा करने का मौका दिया है और पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश 10वें नंबर से दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, गरीबों का उत्थान हुआ, भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चुनकर उभर कर आए। ये सब हमने किया है और रिफॉर्म्स जब जब हम लाए, चाहे जीएसटी हो, वन नेशन वन टैक्स हो या अन्य रिफॉर्म्स हो, हमने रिफॉर्म्स में विश्वास किया है। देश के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए जो भी रिफॉर्म्स लानी होगी हम उसके साथ खड़े हैं। और इलेक्शन कमीशन भी अगर फर्जी वोट को खत्म करने के लिए, सफाई करने के लिए एसआईआर प्रणाली को लाया है। 2003 में, 2002 में भी अगर आखिरी बार ये हुआ तो आज क्यों इस पर प्रॉब्लम खड़ी होती है? क्योंकि घुसपैठिए वोट बैंक पर जब प्रहार हो रहा है, बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी को अपनी हार दिखती है, तो आज छटपटाकर प्रोपेगेंडा किंग एक नया भ्रम और भय जनता में फैलाने का काम कर रहे हैं। आसिफ एएनआई। सर, राहुल गांधी चुनाव आयोग का सवाल उठा कर रहे हैं। आप ही जो डाटा दिखा रहे थे इलेक्शन कमीशन का डाटा था, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? क्या चुनाव आयोग पर ही प्रश्न खड़े नहीं होते? मैं आपसे एक सीधा, जब आपने अपना वोट बनाया तो किसने बनाया? देश में अपना वोट, जब मैं 18 साल का बना तो मेरी जिम्मेदारी में अपना वोट बनाऊं, पर मुझे ये कहीं पे अधिकार नहीं कि मैं 3-3 वोट बनाऊं। अलग अलग पोलिंग बूथ पर, एक ही पोलिंग बूथ पर 3 वोट बनाऊं, यह अधिकार नहीं है कहीं पे। और बीएलए हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमीशन उनको सूची देती है, फाइनल तो बाद में देती, पहले भी देती है। तो क्या कांग्रेस ने कभी ऑब्जेक्शन किया? अरे जिस पार्टी ने 60 साल राज किया हो, एक बार नहीं 60 साल राज किया। मेरा सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस से यही है कि आपने देश में 60 साल राज किया, आज आप उस पर सवाल खड़ा करते हो। और मेरा कांग्रेस से सवाल एक और है, आप कर्नाटक में 26 साल सरकार में रहे, आप महाराष्ट्र में 35 साल सरकार में रहे, कांग्रेस आंध्र प्रदेश में 27 साल सरकार में रही। ममता बनर्जी जी लगातार सरकार में है। कम्युनिस्ट पार्टी इतने लंबे समय तक सरकार में बंगाल में रही, तो क्या आप क्या कहना चाहते हो? क्या आपने तब वोट चोरी किया था? क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो मैंने 1952 से बता दिया। कांग्रेस का इतिहास मैंने 1952 से बताया कि अंबेडकर जी को हराने का कांग्रेस ने काम किया था। लेकिन एक इतिहास में आपको और बताना चाहता हूं कि कांग्रेस केवल वोट चोरी नहीं, कांग्रेस सीधे सीधे चुनाव आयोग को भी चोरी करने का काम करती थी। कांग्रेस सीधे सीधे चुनाव आयोग को भी चोरी करने का काम करती थी। 2005 में खबर छपी कि श्री नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया सोनिया गांधी जी ने। अरे भाई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो सोनिया गांधी जी ने अपॉइंट कैसे कर दिया? और आप याद करिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल स्वामी जी ने रिटन कंप्लेंट की थी कि श्री नवीन चावला ने बाहर जाके फोन पे सोनिया गांधी से बात की, बाहर खबर लीक करने का काम किया। कहा था नहीं कहा था? इतना बड़ा आरोप कांग्रेस की सरकार के समय लगा। और यही नहीं, अगर आप देखिए, मनमोहन सिंह गिल इलेक्शन कमिश्नर थे, रिटायर हुए, कांग्रेस के सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बन गए साहब। और उदाहरण दूं, आरके त्रिवेदी जी कांग्रेस में शामिल हुए, फिर गुजरात के गवर्नर बन गए, इलेक्शन कमिश्नर थे साहब। और तो और रमा देवी जी मेरे हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रही, ये इलेक्शन कमिश्नर कांग्रेस में शामिल, फिर गवर्नर बन गए। लिंगदो जी कांग्रेस में शामिल हो गए।
और तो और टीएन शेषन जी की आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। टीएन शेषन जी इलेक्शन कमिश्नर, रिटायर हुए, कांग्रेस में शामिल हुए, चुनाव लड़ा, हार गए। अरे भाई, सोनिया जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी जी तक पुराने इलेक्शन कमिश्नर्स का नाता और नियुक्ति इलेक्शन कमीशन में होना, फिर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना, किसी को केंद्रीय मंत्री बनाना, किसी को कहीं का गवर्नर बनाना, ये कांग्रेस चुनाव आयोग का खेल खेलती थी। चुनाव आयोग को ही चोरी करने का काम करती थी, घुसपैठियों का वोट बनाने का काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती। हम तो कहते हैं कोई भी रिफॉर्म लाओ, हम रिफॉर्म के लिए हैं, हम स्वच्छता के लिए हैं। नीरज पांडे, जी न्यूज। अनुराग जी, मेरा सवाल है कि एसआईआर का पहला प्रयोग बिहार से हुआ, बिहार में एनडीए की सरकार, तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। ऐसे में बंगाल, वहां पर ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी कि एसआईआर वहां लागू नहीं होना, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर एसआईआर राष्ट्रपति शासन की निगरानी में होना चाहिए? देखिए, वो इलेक्शन कमीशन को तय करना, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा। आज सवाल यह है कि विपक्ष बवाल या झूठे आरोप क्यों लगा रहा है। बात आ रही है एक रिफॉर्म की, मतदाता सूची में गलत नाम ना आए, भारत के मतदाता जो सही हैं उनको वोट का अधिकार मिले, और सच्चे और पक्के मतदाता के वोट की जो वैल्यू है, कीमत है, उसको कम ना किया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए एक सही वोटर ने वोट किया, उसका तो हक है, लेकिन फर्जी वोट आप जोड़कर, घुसपैठिए का वोट जोड़कर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, तो भारत का रहने वाला अपने देश में अपने वोट की कीमत डूबता हुआ देखकर चुनाव को एक तरह से हाईजैक करना, जो विपक्ष का प्रयास है, उसको रोकने का काम जब इलेक्शन कमीशन करता है कि साफ सुथरा इलेक्शन हो, साफ सुथरी वोटर लिस्ट बने, तो उस पर ममता बनर्जी जी, लालू यादव जी, राहुल गांधी जी को पीड़ा क्यों होती, मेरा सवाल ये है। और लालू जी को तो याद होगा कि उनके ज़माने में तो बैलेट बॉक्स उठा के ले जाते थे, बम फूटते थे, मतपेटियां लूट ली जाती थी। और ये तो कीर्ति आजाद जी खुद कहते हैं कि मेरे पिता के चुनाव के लिए कांग्रेस के नेताओं के लिए मतपेटियां लूटी गई, ये सब किया गया। पवन, टीवी 18। सर, एबीपी। सर, तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया है कि जो मुजफ्फरपुर की जो मेयर है बिहार में, उनकी 2 ईपीआईसी आईडी है, 17 तारीख से वो और राहुल गांधी दोनों यात्रा निकालेंगे, उसके बाद तय करेंगे चुनाव उनको लड़ना है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है। 13 दिन से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बिहार में इलेक्शन कमीशन ने दी है, दी कि नहीं दी? सभी राजनीतिक दलों को दी है, उनके नॉमिनीज को दी है। जिसको कोई ऑब्जेक्शन लगता है, ऑब्जेक्शन फाइल करो, वोटर लिस्ट में से उनका नाम कट जाएगा। अगर घुसपैठियों का वोट, फर्जी वोट विपक्ष ने बनवाया, अगर वो कट गया तो सफाई का काम हुआ। अगर इनको लगता है कहीं और भी कोई गलत वोट बना है, आप ऑब्जेक्शन करिए, आपके बीएलए हैं, बीएलओ के पास जाओ, आप अपना सबूत दो, वोट कटवा दो, प्रक्रिया को फॉलो करो। हम तो सफाई अभियान के साथ हैं। हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, मतदाता सूची बिल्कुल साफ सुथरी बने, घुसपैठी वोट बैंक को बिल्कुल ना करने दिया जाए, और अगर उसके लिए कोई कदम उठाए गए तो उसको हम स्वागत करते हैं। अंकित। इसी तरह से जिस तरीके से राहुल गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी तो बाकायदा कह रहे हैं कि हमारे पास में जो है ये दस्तावेज है, और सिर्फ एक ही सीट का नहीं है, बल्कि अब तो वो दावा ये कर रहे हैं कि करीबन जो है 48 से 50 सीटों का डेटा उनके पास मौजूद है, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए, हटाए गए। तो अभी उन्होंने शुरुआत की है, आने वाले दिनों में उनका दावा है बहुत फरमान हो रहा है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण विपक्ष चुनाव हारता है, और हार के बाद ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है, जनता पर फोड़ते हैं, फर्जी न्यूज़ फैलाते हैं, चुनाव आयोग को कोसते हैं, लेकिन कभी शिकायत दर्ज करवाने नहीं जाते। आपके सवाल का जवाब में यही है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि विपक्ष शिकायत दर्ज करवाने क्यों नहीं जाता? ईवीएम कहते हैक हो जाती, उसका सबूत क्यों नहीं देता? फर्जी वोट है तो उसके ऊपर हल्फनामा क्यों नहीं देता?
और आरोप लगाते हैं तो भागने का काम क्यों करते हैं? देखिए, आरोप लगाना फिर भाग जाना, ये विपक्ष और राहुल गांधी जी की आदत बन गई। संजय शर्मा। अनुराग जी, आपने इतनी सारी कमियां खामियां गिनाई हैं, लगभग यही काम विपक्ष भी करते आ रहा है, तो क्या लगता है आपको चुनाव आयोग पे ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं? आपको लगता है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है पारदर्शी नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी सारी खामियां आप ही गिना सकते हैं? देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, वोट आपने अपना बनाया था कि किसी और ने आपका वोट बनाया? हम खुद अपना वोट बनवाते हैं, पर 3 बार तो नहीं बनाते, 5 बार तो नहीं बनाते, पिता का नाम बदल बदल के तो नहीं बनाते। अगर कहीं कोई गलत बनाया किसी ने, एक ही घर पे अगर 80 लोगों के नाम के वोट बन गए, हो सकता है कहीं पे एक घर में इतने लोग रहते भी हों, कोई बड़ी बात नहीं, 30-40 लोग रहते भी बहुत जगह। मैं जब जिस घर में रहा पहले, वहाँ पे हम जॉइंट फैमिली में रहे, बहुत सारे लोग 35-40 लोग तो हम कम से कम रहते ही थे, जिनका वोट उस समय भी होता होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फिर भी कहीं कोई गलत हुआ है तो उसकी एक प्रक्रिया है ना। प्रक्रिया को अगर सुधारने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो विपक्ष को इस बात की पीड़ा क्यों है? क्या विपक्ष की दुखती रग पे हाथ रख दिया है, उंगली रख दी है? क्या विपक्ष के घुसपैठी वोट बैंक पर इलेक्शन कमीशन ने उंगली रख दी है? क्या ये जो फर्जीवाड़े से वोट बैंक बना, उसका लिस्ट से निकलने पे उनको दर्द होता है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आरोप लगाते हैं कि हम लोग चुनाव उसके कारण जीते, तो मैंने इनके लोकसभा क्षेत्रों में बताया कि जितने डुप्लीकेट, फेक आईडी और फेक वोटर कार्ड और मल्टीपल वोट बने हैं, वो इनकी जीत से ज्यादा हैं। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव जी या अभिषेक बनर्जी जी से लेकर प्रियंका गांधी जी, स्टैलिन जी, सबको इस्तीफे देने चाहिए? सवाल आज ये खड़ा होता है, अगर कहीं पे इनको त्रुटि लगती है तो उन त्रुटियों में सुधार करने के लिए इलेक्शन कमीशन आगे अगर आता है तो उनका साथ देना चाहिए कि विरोध करना चाहिए? सवाल यहां पे है। हिमांशु। सर, एक मेरा भी है। 1 मिनट, आपका नाम है श्रीमान, लेकिन अंतिम में आपने नाम लिया था। आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो विपक्ष की पार्टीज है उनको बोला कि कहाँ फर्जी वोट बने हैं, लेकिन बिहार में ही जो डिप्टी सीएम है उनका भी 2 आईडी कार्ड बना हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने अपनी बाइट दे दी, जवाब दे दिया उन्होंने। प्रज्ञा। सर, सिर्फ समाजवादी पार्टी कांग्रेस नहीं, लेफ्ट भी अटैक कर रही है बीजेपी पे। इनफैक्ट कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने सुरेश गोविल जी के अगेंस्ट मैनिपुलेशन इन वोटर्स लिस्ट का कंप्लेन किया है, जिसमें त्रिशूल पुलिस जो है उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। और दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो पूरे में मैसिव जो है वोटर हैक हुआ था। किस तरीके से दोनों चीज को देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि विपक्ष कर क्या रहा है। आप बड़ा ध्यान से देखिए, विपक्ष बार बार एक ही एजेंडे पे चल रहा है, और श्रीमान राहुल गांधी जी तो 90 बार हारने के बाद, 90 बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी। जब पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हुए, तब उन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर, मतदाताओं पर, यहां तक कि वीवीपैट पर, या फिर ईवीएम हैक करने की बात कहती। ये सारी बातें क्या है? बहाना है। ईवीएम पर केवल निशाना लगाना है, जनता पर निशाना लगाना है, लेकिन आत्मनिरीक्षण नहीं करना कि चुनाव क्यों हार रहे हैं। कमलेश जी। भाई, लेफ्ट और कांग्रेस तो 1952 में डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए जो उनके 73,000 से ज्यादा मतों को निरस्त कर दिया था, यह कांग्रेस और लेफ्ट ने किया था। कोई जवाब है कांग्रेस के पास? भारत के लोकतंत्र को लूटने की नींव तो, और एक दलित नेता, संत नेता को हराने का काम तो कांग्रेस ने 1952 में शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी एसआईआर पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर वोटर्स फ्रेंडली है और जो जांच एसआईआर के लिए वो प्रमाणिक है, यानी एक तरह से याचिका करने को झटका दिया। मैं धन्यवादी हूं, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इसलिए मैंने कहा कि धूल चेहरे पर थी, वो आईना साफ करते रहे। तो राहुल गांधी जी,
अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में विश्वास करिए और किसी संवैधानिक संस्था को तो मानिए। केवल पर्ची बन के आती है, आपको पढ़ने की आदत छोड़ देनी चाहिए। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं और बार बार झूठ बोलकर हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टों में राहुल गांधी जी ने माफी मांगी, लेकिन आज भी भय और भ्रम फैलाने का काम करते हैं, आज भी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, तो प्रोपेगेंडा किंग LOB, लीडर अपोजिंग भारत एंड लीडर अपोजिंग भारतीय संस्थाएं, श्रीमान राहुल गांधी जी कृपया करके प्रोपेगेंडा बंद करें, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की बात सुने, मतदाता सूची की सफाई अभियान को चलने दें, ईमानदार स्वच्छ जो सूची बनेगी उसके चलते चुनाव हों, निष्पक्ष चुनाव होंगे। आप जमीन पर जाइए, लोगों से मिलिए, देखिए बिहार में कैसे NDA की सरकार ने शानदार काम किया है और अगला चुनाव भी बिहार की जनता के आशीर्वाद से NDA ही जीतने वाली है। आमोद राय। सर, आप चुनाव रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, SIR को जायज ठहराया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस एक अलग राय रखा रही है। उनका कहना है कि पुरातन पंथ में जाया जाए और बैलेट के जरिए वोट डाला जाए, जैसे कल कंस्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में पड़ा वैसे ही वोट डाला जाए। मैं आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। मैं आपको फिर एक बार 1977 में ले जाऊं, 1999 में ले जाऊं और आज 2025 में वापस ले आऊं। 1977 में इंदिरा गांधी जी ने कहा, वोटर्स आर अ बंच ऑफ फूल्स, मतदाता मूर्खों का एक टोला है, ये इंदिरा जी ने कहा। राजीव जी ने कहा, बैलेट पेपर लूटने का काम होता है तो बैलेट पेपर को खत्म करना चाहिए। अब दादी ने कहा था, मतदाता खराब है तो क्या मतदाता को हटा दें। पिता ने कहा था बैलेट पेपर खराब है तो बैलेट पेपर हट गया। अब राहुल गांधी जी कहते हैं ईवीएम खराब है तो ईवीएम को भी हटा दें। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन खराब है तो क्या उसको भी हटा दें। वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते तो उसको भी हटा दें। तो रखें किसको देश में? ये पार्टी और परिवार तय करे भी क्या करना है। दादी से लेके पिता पोते तक की मैंने आपको कहानी बता दी, 77 से लेके 2025 तक। कांग्रेस पार्टी तय कर ले कहां पे कौन ठीक था। पीयूष। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष अभी आपने कर्नाटक का जिक्र भी किया था, वहां से आते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी के चंगुल से हटाना है और इसीलिए वोट चोरी के खिलाफ आवाज। भाई मैं बड़ी स्पष्ट बात एक ही शब्द में कह रहा हूं, निष्पक्ष चुनाव हो, मतदाता सूची बिल्कुल ठीक बने, BLO जो है वो अपना काम करते हैं और BLA जो हम लोग नियुक्त करते हैं वो हर राजनीतिक दल को उसका अधिकार है। 13 दिन से अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रदेश में दे दी गई है तो बिहार में कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या कर रहा है? मेरी पहली बात यह, RJD का कार्यकर्ता क्या कर रहा है? BLA क्या कर रहा है? महाराष्ट्र का इन्होंने आरोप लगाया। महाराष्ट्र में मैंने स्पष्ट कहा, 4 विधानसभाओं में मान लीजिए एक चुनाव में अगर 4 विधानसभाओं में, मैंने आपको उदाहरण देके कहा था, 1,90,000 वोट से हम लोग आगे थे। एक ही विधानसभा क्षेत्र जहां पे एक समुदाय बाहुल था वहां 1,95,000 वोट से वो लीड कर गए। तो क्या वहां वोट चोरी किया था इन्होंने? जो 5,000 वोट से लोग चुनाव जीत गए। यानी कि 4 विधानसभाएं एक तरफ, एक विधानसभा में आप लोग 1,95,000 की लीड लेके कहते हो, तो क्या वहां का सांसद इस्तीफा देगा? सवाल यह खड़ा होता है कि आरोप प्रत्यारोप केवल बिहार चुनाव के होने वाली हार को पहले देखकर राहुल गांधी जी आज एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दीपक IANS। सर, मनोज झा ये कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि बांग्लादेश चुनाव आयोग को अपना आदर्श ना माने, यानी कि एक तरीके से धमकी दे रहे चुनाव आयोग को।
मैं ममता बनर्जी जी को इतना ही याद करवाना चाहता हूं आपके इसके साथ साथ, क्योंकि आपने कोई बांग्लादेश की बात की, तो ममता जी अगर घुसपैठ आपके राज में, अगर घुसपैठियों को इतनी संरक्षण देते रहोगे और उनके वोटर आईडी कार्ड भी और आधार कार्ड भी आपके राज में बनते रहेंगे, तो वेस्ट बंगाल वेस्ट बांग्लादेश कहीं ना बन जाए। वेस्ट बंगाल वेस्ट बांग्लादेश आपकी सूची के आधार पे, और आप अगर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ को संरक्षण दोगे, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, भारत के मतदाताओं का अपमान करोगे, तो वेस्ट बंगाल को वेस्ट बांग्लादेश बनाने की स्थिति की ओर मत लेकर जाओ। अंतिम सवाल है जी, वही अब माफ कर दीजिए, आपका ले चुके हैं, 1 घंटा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि BLO रिस्पॉन्सिबल है फर्जी वोटर के लिए 7 साल का सजा मिलेगी। अभी इसके बारे में BLO के खिलाफ BLO कहां से होता है? राज्य के ही अधिकारी होते हैं भाई, राज्य के ही अधिकारी होते हैं ना। तो कर्नाटक के कांग्रेस के मंत्री ने यही कहा कि 2024 में जब मतदाता सूची बन रही थी, तो उस मतदाता सूची बनाते समय क्या उस समय की कांग्रेस की सरकार और अधिकारी आंखें मूंद के बैठे थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे? क्या तब आपके होंठ सिल गए थे, मुंह में दही जम गया था? जो आज आवाज उठाते हो, तो उसके बदले कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने क्या किया? कांग्रेस के मंत्री जो दलित समुदाय से आते हैं, इन्होंने उनको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनको सस्पेंड कर दिया, उनकी छुट्टी कर दी। ये कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया साहब। आवाज उठाया तो उसको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया KN राजन्नन ने। और मैं आपको मालेगांव का उदाहरण मैंने पहले भी बताया, मैं एक बार फिर बता दूं, आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, मैंने अभी निकाला भी था, एक बार फिर आपको बताऊं। 4 विधानसभाओं में हम लोग 1,90,000 वोट से आगे थे। एक ही विधानसभा में 1,95,000 वोट कांग्रेस को मिल जाता है। कैसे मिल गया? 1,94,327 वोट, ये देखिए 1,94,327 वोट, और माइनॉरिटी डोमिनेटेड मालेगांव में मिला, यानी कि 94.92% वोट कांग्रेस को मिला। बीजेपी को मात्र 2.21% वोट मिला, 4,542 वोट, और हम लोकसभा हार गए। तो क्या यहां के कांग्रेस के सांसद को इस्तीफा देना पड़ेगा? मुझे लगता है विपक्ष को एक बार फिर सोचना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने जो SIR की मुहिम चलाई उसका साथ दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, विपक्ष भी साथ दें, निष्पक्ष चुनाव हो, अच्छे चुनाव हो। बिहार भाजपा NDA जीतेगी, ये तय है, जनता ने मन बना लिया है। इसलिए कांग्रेस ने भी मन बना लिया है कि पहले से विरोध करना, झूठे आरोप लगाने। धन्यवाद। बहुत बहुत। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रखर वक्ता, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय अनुराग जी से है, आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। नमस्कार साथियों। अगर देश में, मैं तो कहूँगा दुनिया भर में देखोगे, अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है, तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे हैं। और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो EVM पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। और यही नहीं, आप अनेकों उदाहरण देखिए, जब कांग्रेस ने कहा EVM इज रिग्ड फॉर BJP, EVM मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। फिर उन्होंने कहा EVM बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे, कहा EVMs को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। फिर कह दिया VVPAT
100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। और एक एक करके इनको बताना जरूरी इसलिए भी है कि 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई। यानी कि कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता, एक संत जैसे नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया। और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर किया। और आप रिकॉर्ड चेक करिए, 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर दिया। और 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पेज की याचिका दायर की। आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया था, एक कांग्रेस और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनावों में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण। आगे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि एक स्लाइड शो करके आपको, अगर इससे प्रेजेंटेशन देके अगर आप अनुमति देंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप पहली स्लाइड पर देखें तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि 1952 में, जो मैंने अंबेडकर जी का उदाहरण दिया, 1957 में बूथ कैप्चरिंग करके कांग्रेस ने काम किया। 1967 में कांग्रेस ने J&K में, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से, एक तरह से रिगिंग करके विरोधियों के नॉमिनेशन तक खत्म करवा के ये सब कार्य कर दिए। और सरदार पटेल पे तो आज मैं क्या कहूँ, वो तो कांग्रेस ने अंदर ही अंदर उनके साथ जो किया, नहीं तो सरदार पटेल शायद पहले प्रधानमंत्री होते। तो रिगिंग पार्टी के अंदर भी और देश के चुनाव में भी कांग्रेस की करने की आदत रही है। और जस्टिस सिन्हा ने जो इंदिरा गांधी जी को 2 अकाउंट्स पे गिल्टी किया था, वो आप देखिए इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के लिए किया था। और 1975 में जब ये उन्होंने कहा, तो 1971 के चुनाव में सरकार के सत्ता का दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का, सरकारी कर्मचारियों का कैसे किया जा सकता है, ये कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने करके दिखाया। और चुनाव उनको फिर उसके खिलाफ जजमेंट आई, देश को बाद में आपातकाल झेलना पड़ा। 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लार्ज स्केल रिगिंग कांग्रेस ने की। और राइट साइड पे देखिए, कीर्ति जाट जी ने कहा कि पोलिंग बूथ लूटने का काम उनके और उनके पिताजी के लिए और कांग्रेस के नेताओं के लिए उस समय की कांग्रेस ने किया था। ये एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और इस परिवार और पार्टी का शुरू से ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। और इस 77 का चुनाव हारने के बाद कहा। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया।
वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो, और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी? शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो, और यही आपका तरीका हो गया है। भ्रम फैलाया चुनाव के समय संविधान का लेकर, आज संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। और ये देखिए, शूट एंड स्कूट का इनका पुराना है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को बुलाया, वोटर रोल इशू पे नहीं गए, उनको कहा एविडेंस दे दो, बार बार कहा, नहीं दिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। और यहां तक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपी एक्ट में अगर देखें सेक्शन 80 में, तो नो इलेक्शन कमीशन, नो इलेक्शन पिटिशन फाइल की इनके किसी भी नेता ने, किसी चुनाव लड़ने वाले ने। और अगर आप दाहिनी ओर देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी को, ये पूरा चार्ट देखिए आप ध्यान से। इलेक्शन कमीशन आज 13वां दिन हो गया लगातार बिहार में, वहां तो इनकी कोई इस तरह की बातचीत नहीं है, खुले मन से इलेक्शन कमीशन बात सुन रहा है, बिहार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनके पास बिहार में मुद्दा कोई नहीं बचा, चुनाव में जाने से पहले हार स्वीकार कर ली, तो अब झूठे आरोप लगाते हैं। अब राहुल गांधी जी का झूठ न्यू वोटर एडिशन पर देखिए साफ दिखता है। महाराष्ट्र का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर एडिशन बहुत होगी। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। 2004 में 4.7% वोट की वृद्धि हुई, यूपीए की सरकार थी। 2009 में वृद्धि हुई 4.1% की, फिर यूपीए की सरकार बनी। अब उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी भाई। लेकिन जब 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4%, और 2014 में मात्र 3.4%। ये कम है 2004 और 2009 से। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था? चुनाव आपने वैसे जीता था। आप देश के मतदाता को नीचा दिखाने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अपमान कर रहे हो आप देश के मतदाताओं का।